Finally, after 11 years, Abdul Karim Telgi, brain and architect behind one of India's biggest scams, has been convicted. Myself and my team detected this case in the year 2000 in the month of August. I was the Assistant Commissioner of Police, Chickpet Sub-Division. हमारे देश में आए दिन स्कैम होते रहते हैं। कुछ छोटे मोटे स्कैम होते हैं जैसे केबीसी वाला, जिसमें स्कैमर रैंडम लोगों को फ़ोन करके बताते हैं कि आपको लॉटरी लगी है, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हमको कुछ सिक्योरिटी मनी चाहिए। मैसेज आते हैं इस तरह के, ठीक है, इस तरह के मैसेज आएंगे, कौन बनेगा करोड़पति का ये लोगो लगा देगा और एक रिकॉर्डेड मैसेज रहेगा। नमस्कार सर, मैं केबीसी। ये फ्रॉड है। ये होते हैं छोटे मोटे स्कैम और कुछ होते हैं बड़े स्कैम, मतलब बहुत बड़े स्कैम। साल 1992 में हर्षद मेहता के स्कैम के बाद सबसे बड़ा स्कैम था द स्टैम्प पेपर स्कैम, जिसमें 30,000 करोड़ का स्कैम किया गया था। इस स्कैम के पीछे अब्दुल करीम तेलगी नाम का शख्स था जो फर्जी स्टैम्प पेपर छापता था। जिनको स्टैम्प पेपर के बारे में नहीं पता कि स्टैम्प पेपर क्या होता है और कहाँ यूज होता है, उनको मैं एकदम सरल भाषा में बताना चाहूँगा। स्टैम्प पेपर राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। राजस्व विभाग का सरल भाषा में कहें तो वो सरकार जो किसी जिले को संभालती हैं, जैसे डीएम, एसडीएम, कानूनगो, लेखपाल। और अब जानते हैं स्टैम्प पेपर का यूज हम कहाँ करते हैं। मान लो आपने किसी को अपना घर किराए पर 2 साल के लिए दे दिया और एग्रीमेंट के तौर पर एक कोरे कागज पर उस इंसान के सिग्नेचर करवा लिया। अब 2 साल बाद जब उस इंसान से आप कहोगे कि मेरा घर खाली करो, लेकिन वो इंसान नहीं मानता। अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय कोर्ट कचहरी के। लेकिन जब आप कोर्ट को वो एग्रीमेंट दिखाओगे जो घर देते वक्त आपने उस इंसान से एक कागज पर सिग्नेचर करवाया था, तो उस एग्रीमेंट को कोर्ट में प्रूव करने में आपको काफी परेशानी हो सकती है। वहीं अगर आपने एक स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर करवाया होता तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट के द्वारा इशू कराया गया ऑथराइज्ड पेपर है। अब्दुल करीम तेलगी इसी स्टैम्प पेपर का फर्जीवाड़ा करता था। वो नकली स्टैम्प पेपर को खुद से छापता था। इसके लिए उसने एक पुरानी मशीन को नीलामी से खरीदा था, फिर इसी मशीन को रिपेयर करके एकदम ओरिजिनल स्टैम्प पेपर छापना शुरू कर दिया। असल में ये 100 रुपए के स्टैम्प पेपर को 80-90 रुपए में बेच देता। ऐसे करते करते इसने हजारों करोड़ का नकली स्टैम्प पेपर का फर्जीवाड़ा किया। फिर जब 2003 में इस फ्रॉड का खुलासा हुआ तो पता चला कि अब्दुल करीम तेलगी ने 30,000 करोड़ रुपया इस नकली स्टैम्प पेपर से कमाया था। या फिर यूं कहें कि अब्दुल करीम तेलगी ने 30,000 करोड़ रुपया का फ्रॉड किया था। आज इसी स्कैम को डिटेल में जानेंगे कि एक कुली का बेटा जो कभी ठेले पर सब्जी और फल बेचता था, उसने कैसे इतने बड़े फ्रॉड को किया। अब्दुल करीम तेलगी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। अब्दुल के फादर रेलवे में कुली का काम किया करते थे। ये भी एक वजह थी कि पैसे की हमेशा तंगी रहती थी, इसलिए अब्दुल खानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर फल और सब्जी का ठेला लगाता था। ये बात है 1970 की। उस समय खानापुर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 12 ट्रेन ही चलती थी। अब्दुल ने अपनी स्कूलिंग सर्वोदय विद्यालय से पूरी करी और फिर गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री ले ली। इसके बाद वो आता है सपनों के शहर मुंबई में नौकरी की तलाश में। किस्मत अच्छी थी अब्दुल की। एक प्राइवेट कंपनी फिलिक्स इंडिया में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल जाती है, लेकिन अब्दुल का मन नहीं लगता था इस जॉब में। इसका नतीजा ये हुआ कि डे बाय डे उसका परफॉर्मेंस खराब होता गया, तो कंपनी ने उसे जॉब से हटा दिया। इसके बाद अब्दुल को एक और जॉब मिली। इस बार अब्दुल को किसान गेस्ट हाउस में मैनेजर की पोस्ट मिली, लेकिन अब्दुल का मन यहाँ भी नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत आलसी था और उसे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने थे। तो अब्दुल ने इस जॉब को भी छोड़ दिया। अब फिर अब्दुल के पास कोई काम नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो सऊदी जाएगा। फिर साल 1980 में वो सऊदी अरेबिया चला गया। 7 साल सऊदी में रहने के बाद उसे रियलाइज हो गया कि यहाँ वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर अब्दुल मुंबई लौट आया ये सोच के साथ कि अब वो कोई शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाएगा। मुंबई आने के बाद सबसे पहले उसने अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिकल लीडर से दोस्ती करी। जब अब्दुल 7 साल सऊदी अरबिया में था तब उसको टूरिज्म स्कैम के बारे में पता चला था। उस टाइम ट्रैवल एजेंट इलीगल तरीके से लोगों को सऊदी पैसे कमाने के लिए भेजते थे। सेम यही काम अब्दुल करीम तेलगी ने भी शुरू कर दिया। तेलगी का भाई वो हर महीना 50 से लेकर 100 लोगों को अजमेर भेजता था।
अजमेर भेजते वक्त उसमें अब्दुल करीम तेलगी उनको आके मिलता है, ये मुझे पता चला था। पहले तो इसने एक अरेबियन मेट्रो ट्रेवल कंपनी नाम से एक ट्रेवल कंपनी खोली, फिर बाकी स्कैमर की तरह ये भी लोगों को इलीगल तरीके से सऊदीया भेजने लगा। धीरे धीरे इसने एक बड़ी टीम बना ली जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करती थी। जब अब्दुल करीम तेलगी सऊदी में था तो इसने वहां पर पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लिया था, इसलिए उसे स्कैम में पकड़े जाने का डर भी नहीं था। इस तरह अब्दुल बहुत आसानी से बहुत ज्यादा पैसे बनाने लगा। इधर इंडिया में उसका नाम मार्केट में चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे एयरपोर्ट के रूल्स और भी ज्यादा सख्त होते गए, जिस वजह से जो लोग फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते वो लोग पकड़े जाने लगे। फिर साल 1991 में कई लोगों ने अब्दुल करीम तेलगी के नाम फ्रॉड करने की कंप्लेंट करी। आखिरकार साल 1993 में अब्दुल करीम तेलगी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इसके ऊपर वीजा रैकेट के चार्जेस लगा के जेल में डाल दिया। जेल में अब्दुल की दोस्ती होती है रतन सोनी नाम के एक कैदी से, जिसे स्टॉक एक्सचेंज के केस में सजा हुई थी। इन दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई और इस दोस्ती ने जन्म दिया भारत के सबसे बड़े स्कैम को। So the first time I met Telgi, that was in Central Jail in Bangalore in August 2002. And the first time I talked to him, he said, "अरे साहब, इसको तो आप बंद नहीं कर सकते। ये तो जमाने से हो रहा है। He said, you can't stop it." जब जेल में तेलगी की दोस्ती रतन सोनी से हुई तो रतन सोनी ने तेलगी को अपराध के वो रास्ते बताए जिनसे आसानी से बहुत ज्यादा पैसे कमाए जा सकते थे। तेलगी रतन सोनी के बताए रास्तों से बहुत प्रभावित हुआ। अब तेलगी बड़े क्राइम्स करने के आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया बजाय छोटे मोटे क्राइम के। जेल के अंदर ही तेलगी को पता चलता है कि उस समय स्टैम्प पेपर विभाग में बहुत कम सिक्योरिटी होती थी। मतलब उस टाइम फेक स्टैम्प पेपर जैसी कोई चीज नहीं हुई थी पहले। यही वजह थी कि स्टैम्प पेपर में ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते थे और ना ही गवर्नमेंट के रूल्स इतने सख्त होते थे। तेलगी के दिमाग में आइडिया आया फेक यानी नकली स्टैम्प पेपर छापने का, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड में कमाई लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। लेकिन ऐसे फ्रॉड केसेस में किसी एक या फिर दो लोगों से काम नहीं चलता। इसके लिए अंडरवर्ल्ड डॉन्स और पॉलिटिकल लीडर से दोस्ती होना बेहद जरूरी होती है। फिर साल 1980 में इन दोनों ने स्टैम्प पेपर वेंडर की दुकान में नौकरी करी। इससे इनको एक्सपीरियंस मिला जो आगे काम आने वाला था। कुछ सालों तक काम करने के बाद इन लोगों ने खुद की स्टैम्प पेपर शॉप खोलने का सोचा, लेकिन स्टैम्प पेपर वेंडर कोई ऐसे नहीं बन जाता। इसके लिए लाइसेंस के लिए तेलगी ने समाजवादी जनता पार्टी के विधायक अनिल गोटे से संपर्क करा। तेलगी ने विधायक अनिल गोटे से कहा कि वो राजस्व मंत्री विलास राव देशमुख से मिलना चाहता है। आखिरकार साल 1994 में तेलगी को लाइसेंस मिल गया। अब तेलगी ने स्टैम्प पेपर बेचना शुरू कर दिया। तेलगी ने फ्रॉड शुरू भी नहीं करा था कि इससे पहले ही इसने मुंबई के कई बैंकों में अकाउंट खुलवा लिए थे ताकि वो गवर्नमेंट की नजर में ना आए। फिर इसने पॉलिटिकल लीडर्स की हेल्प से नासिक से एक स्टैम्प पेपर छापने की कबाड़ मशीन को इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के ऑक्शन में खरीद लिया। इस मशीन को खरीदने के पीछे मकसद था फेक स्टैम्प पेपर छापना, इसलिए तेलगी ने मशीन के साथ सारा रॉ मटेरियल भी खरीद लिया, यहाँ तक कि इंक भी। इस तरह तेलगी ने एग्जैक्ट सेम स्टैम्प पेपर छापना शुरू कर दिया जैसे गवर्नमेंट छापती थी। इसके बाद तेलगी ने मुंबई के सारे स्टैम्प पेपर वेंडर से कांटेक्ट करके उनको एक डील ऑफर करी। दोस्तों, उस समय स्टैम्प पेपर वेंडर को 3% हिस्सा ही गवर्नमेंट देती थी। तेलगी ने वेंडर्स को ऑफर दिया 20 से 30% हिस्सा। वेंडर्स ज्यादा पैसे की लालच में तैयार हो जाते क्योंकि वेंडर्स भी फेक स्टैम्प और ओरिजिनल स्टैम्प में फर्क नहीं कर पाते थे। यही वजह थी कि हर वेंडर तेलगी के स्कैम में साथ देने को तैयार हो जाते थे। लगभग 350 स्टैम्प पेपर वेंडर ने फेक स्टैम्प पेपर को बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को बेचे थे। तेलगी ने इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लिया था कि मार्केट में ओरिजिनल स्टैम्प पेपर की कमी बनी रहती थी। इस चीज का फायदा तेलगी उठा लेता। वो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर की बजाय नकली स्टैम्प पेपर को मार्केट में डाल देता। उस टाइम मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फेक स्टैम्प पेपर ही चल रहे थे। तेलगी ने ओरिजिनल स्टैम्प पेपर की सप्लाई चेन को ब्लॉक कर दिया था। तेलगी ने 13 स्टेट के 74 सिटीज में 170 ऑफिसेस खोल दिए थे। इस पूरे फ्रॉड को करने के लिए तेलगी ने 900 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज रखे थे। जब इस फ्रॉड का भांडा फूटा था तब तेलगी के अलग अलग बैंकों में 120 बैंक अकाउंट थे।
इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे तेलगी को कैसे पुलिस ने अरेस्ट करा और वो बार डांसर का किस्सा जिसके पीछे तेलगी ने एक रात में लगभग 1 करोड़ रुपया उड़ा दिया था और कैसे अब्दुल करीम तेलगी की मौत हुई थी।